हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रुचित्रा और स्टडी क्विक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग को मेरी वॉइस प्रॉपर और लाउड आ रही है। क्लास को स्टार्ट करें। एक न्यू वीक न्यू एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एनवायरमेंट से रिलेटेड आज का टॉपिक होने वाला है और आरआरबी क्लर्क मेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने आज के क्वेश्चंस को डिजाइन किया है। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आ जाइए फटाफट। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे वोकैब से, और जो स्टूडेंट न्यू है मैं उन लोगों को बता देता हूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी हम वोकैबुलरी यहां पर सीख रहे हैं उसका क्यूज आपको शाम को 8 बजे इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। क्विज़ में कभी 10 क्वेश्चन होते हैं, कभी 15, कभी 20। बहुत शानदार मेंस लेवल का या प्री लेवल का आप कह सकते हैं, दोनों मिक्स करके क्वेश्चंस को पूछा जाता है। आपका अच्छा खासा रिवीजन यहाँ पर हो जाता है। लाइव होता है 8 बजे, आप जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से। अब हम स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी वाले पार्ट से। ठीक है, सबसे पहला जो वोकैब आ रहा है आपके सामने, रन आउट आ रहा है। तो रन आउट एक फ्रेजल वर्ब है। रन आउट एक फ्रेजल वर्ब है। तो रन आउट का मतलब क्या होता है? कोई चीज खत्म हो जाना। खत्म हो गई, पूरी तरीके से हमने उसको यूज कर ली तो खत्म हो गई वो चीज। तो रन आउट मतलब खत्म हो गई कोई चीज। तो टू बी कंप्लीट यूज्ड अप, आपने उसको पूरा यूज कर लिया है। टू हैव नो रिमेनिंग सप्लाई और टाइम, या तो कोई अब और उसकी कोई सप्लाई बची नहीं है या तो टाइम नहीं बचा है। कुल मिलाकर के वो चीज खत्म हो जाना, उसको अपन क्या कहते हैं? रन आउट कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, दी कंपनी रैन आउट। रैन क्या है? यहाँ पर V2 है। तो बोला जा रहा है दी कंपनी रैन आउट ऑफ कैपिटल। तो कंपनी के पास कैपिटल खत्म हो गया है। बिफोर द प्रोजेक्ट कुड रीच कंप्लीशन, इससे पहले कि प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीशन तक पहुंच पाता, उससे पहले ही उनके पास कैपिटल यानी पैसा खत्म हो गया। सिनोनिम्स अगर आप देखेंगे, डिप्लीट मतलब खत्म हो जाना या कम हो जाना। एग्जॉस्ट का मतलब पूरा सूख जाना, पूरा खत्म हो जाना। ड्विंडल का मतलब क्या होता है? ड्विंडल का मतलब वीक होता है, खत्म होना होता है, कम होना होता है। बी यूज्ड अप, बीज यूज्ड अप तो सीधा रन आउट से रिलेट कर रहा है। ड्राई अप का मतलब सूख जाना। तो कुल मिलाकर के अगर आप सिनोनिम्स देखोगे तो सिनोनिम्स में ऐसा सेंस आ रहा है कोई चीज कम हो रही है, खत्म हो रही है। लेकिन रन आउट जब यूज होगा तो उसका मतलब जीरो हो गई है, वो चीज पूरी खत्म हो गई है। ठीक है, अगर आप एंटोनिम में जाओगे तो अबाउंट बहुत सारी है, रिप्लेनिश मतलब भरी हुई है, एक्यूमुलेट मतलब धीरे धीरे हम गैदर कर रहे हैं, रिफिल हो गया। स्टॉक पाइल का मतलब क्या होता है? ढेरी लगा देना। स्टॉक पाइल का मतलब क्या होता है? ढेरी लगा देना। और एक और वोकैब यहां से निकलता है जिसका मतलब होता है होड। ठीक है, HOARD, होड। तो आई होप आपको रन आउट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। फ्रेजल वर्ब है, मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, चले आगे। चलिए एक्सप्लिसिटली, तो एक्सप्लिसिटली वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लिसिटली मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब है। क्यों? क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें लिखा होगा कि पैसेज में एक्सप्लिसिटली ये चीज मेंशन है या नहीं है। तो एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होता है? क्लियरली कोई चीज मेंशन होना, क्लियरली लिखा होना। ठीक है, साफ अक्षरों में कोई चीज लिखा होना, उसको अपन एक्सप्लिसिट कहते हैं। तो एक्सप्लिसिट का मतलब हो जाएगा अ क्लियर और डायरेक्ट एंड अनएम्बिगियस मैनर। डायरेक्ट कोई चीज लिखी हुई है उसको अपन क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कहते हैं। डायरेक्ट कोई चीज दिख रही है, क्लियरली दिख रही है, मतलब कुछ सोचना नहीं पड़ रहा, कुछ आइडिया नहीं लगाना पड़ रहा, साफ समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है, तो उसको अपन एक्सप्लिसिट कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, जिसके पीछे एलवाई लगता है वो एडवर्ब होता है। अगर एक्सप्लिसिट होता, ओनली एक्सप्लिसिट होता तो वो एडजेक्टिव होता। नाउन बनाना हो तो मैंने आपको बताया एडजेक्टिव के पीछे NESS लगा दो, वो नाउन बन जाता है। तो एक्सप्लिसिटनेस ये आपका नाउन बन गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वोकैब मतलब डायरेक्ट और क्लियर, कोई भी चीज दिखना, लिखी होना, पता लगना। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके सिनोनिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं, रुकिए पहला अब इधर आइए एग्जांपल पे। दी पॉलिसी एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स। प्रोहिबिट्स का मतलब मना करना, और क्लियरली मना करना। क्लियरली मना करना क्या? मिसयूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा। कॉन्फिडेंशियल डाटा को आप मिसयूज नहीं कर सकते, क्लियरली मना किया गया है इसके अंदर। क्या यहां तक क्लियर? ठीक है, ओके।
अब अपन सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या है, देखो अनइक्विवोकली, अगर आप सिर्फ इक्विवोकली को पकड़े, सिर्फ इक्विवोकली को पकड़े, तो इक्विवोकली का मतलब क्या होता है, घुमा फिरा के बातों को कहना, बातों को गोल मटोल करना, बातों को घुमाना फिराना, इनडायरेक्ट वे में कुछ कहना, तो उसको अपन इक्विवोकली कहते हैं। लेकिन हमें एक्सप्लिसिटली का सिनोनिम्स बनाना था, तो हमने अनइक्विवोकली लिख दिया, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, कोई चीज अस्पष्ट है, अनक्लियर है। अगर मैंने अनएम्बिगुअस लिख दिया मतलब कोई चीज क्लियर है। कैटेगोरिकल, तो कैटेगोरिकल का तो हमने ट्रिक्स भी बना रखी कि भाई दो कैट थी, एक गोरी कैट थी, एक काली कैट थी। तो जो गोरी कैट थी वो गुस्से में थी, तो किसी ने पूछा इसको किसने काटा, तो साफ समझ में आ रहा था जो गोरी कैट है गुस्से में उसने काटा। तो कैटेगोरिकल, तो कौन सी कैट ने काटा था, गोरी कैट ने काटा था, क्लियर थी वो वाली बात, क्लियर कट। तो कैटेगोरिकल मतलब क्लियर कट बात थी कि गोरी कैट ने काटा था। प्लेनली का मतलब क्या होता है, प्लेनली का भी मतलब ये होता है क्लियरली, ठीक है, क्लियरली होता है। क्या यहां तक क्लियर है बताइए। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा, एंटोनिम भी देख लीजिए। इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिटली इसका एंटोनिम हो गया, एक्सप्लिसिटली का इम्प्लिसिटली हो गया। कई बार आप क्वेश्चन में देखते हैं कि भाई ये लाइन क्या इंप्लाई कर रही है, आपने इंप्लाई वर्ड पढ़ा होगा कि ये लाइन क्या इंप्लाई कर रही है। इंप्लाई मतलब क्या इन्फ्रेंस कर रही है, इनडायरेक्टली क्या बता रही है। इंप्लाई का मतलब क्या होता है, इन्फ्रेंस करना, इनडायरेक्टली कोई चीज को पकड़ना या समझना, इन्फ्रेंस करना। अगर एक्सप्लिसिट लिखा होगा कहीं तो एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली कहां लिखा है। अगर इंप्लाइज या इंप्लाई लिखा होगा इसका मतलब क्या होता है कि भाई इन्फ्रेंस करो कि ये क्या बात कहना चाह रहा है। तो इम्प्लिसिटली का मतलब इन्फ्रेंस करना, इनडायरेक्टली बात को पकड़ना। वेगली का मतलब आपको पता ही है, अस्पष्ट होता है। एम्बिगुअस का मतलब भी आपको पता है, अस्पष्ट होता है। ऑब्स्क्योरली का भी मतलब धुंधला होता है। इनडायरेक्टली तो आपको पता ही है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आंसर में भी यूज होगी। अगला क्वेश्चन, प्रीमाइस। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं, तो आप सबको प्रीमाइस का मतलब पता होगा, क्योंकि प्रीमाइस हमने बहुत बार पढ़ा है। प्रीमाइस मैंने आपको कहा था वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। वर्ब और नाउन दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है। प्रीमाइस का मतलब होता है वो लॉजिक, वो अजम्पशन, कि क्या इसके पीछे क्या पर्पस है, क्या अजम्पशन है, क्या लॉजिक है, उसको अपन प्रीमाइस कहते हैं। तो प्रीमाइस का मतलब होता है अ स्टेटमेंट, देखो सुनो, एक कोई स्टेटमेंट या कोई आइडिया दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट और एक्शन। मान लीजिए, सपोज करिए कि है ना, मैं यहाँ पे पानी की बोतल उठाने गया, ये मैंने पानी की बोतल उठाई। तो मैंने पानी की बोतल क्यों उठाई, क्योंकि मेरा गला सूख रहा था। तो गला सूख रहा था तो मुझे लगा पानी पीना चाहिए। तो पानी की बोतल उठाने के पीछे मेरा जो प्रेमाइस था वो क्या था, गला सूख रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी अगर आप एक्शन कर रहे हैं, कोई भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, कोई भी आप रीजनिंग अगर रख रहे हैं सामने, तो उसके पीछे आपका बेस क्या है, उस बेस को ही अपन क्या कहते हैं, प्रीमाइस कहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। द एंटायर आर्ग्यूमेंट इज प्रीमाइज्ड ऑन दी, कहा जा रहा है जो उसका पूरा आर्ग्यूमेंट था वो किसके ऊपर प्रीमाइज था, अजम्पशन। कौन से अजम्पशन, ऑफ स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। जो स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हम लेकर के आना चाहते हैं, उस स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के अजम्पशन के ऊपर उसका पूरा का पूरा प्रीमाइज था। हाँ, रितिका पूछ रहे हैं प्रीमाइसेस भी होता है। प्रीमाइसेस अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको प्लूरल कर दूं और नाउन फॉर्म में लिखूं, नाउन फॉर्म में लिखूं, देखो प्रीमाइस नाउन भी है, वर्ब भी है। अगर इसको वर्ब फॉर्म में लिख रखा है और पीछे ऐसा रखा है तो मतलब वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अगर आपने प्रीमाइसेस लिख दिया नाउन फॉर्म में है वो, इसका मतलब हो जाएगा, प्रीमाइसेस का मतलब ऑफिस, बिल्डिंग, एरिया। ठीक है, प्रीमाइसेस का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप प्लूरल लिखोगे तो आंगन हो जाएगा, जगह हो जाएगी, उसका ऑफिस, उसकी बिल्डिंग, उस सेंस में चले जाएगा इसे। ठीक है, तो ये हम नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, डोंट वरी। तो प्रीमाइस का मतलब क्या होता है, प्रीमाइस का मतलब होता है नाउन भी और वर्ब भी, और इन दोनों का मतलब होता है वो लॉजिक, वो बेस जिसके ऊपर हम कोई एक्शन या कोई चीज कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा आ जाओ सिनोनिम देखते हैं। देखो पोस्टुलेट करना, पोस्टुलेट मतलब कोई भी चीज अगर आपने करी तो पोस्टुलेट करा, आपने कोई चीज बनाई, आपको बताता हाँ यार ये चीज है, ये हो सकता है, तो पोस्टुलेट। ठीक है, पोस्टुलेट। अजम्पशन आपको भी बता दिया। प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मतलब प्रपोजल होता है। क्या होता है प्रोपोजिशन का मतलब, एक होता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन तो हम ग्रामर में पढ़ते हैं, ऑफ, इन टू, ये सब प्रेपोजिशन है।
प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मतलब प्रपोजल, प्रपोजल। तो प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रपोजल होता है। अंडर पिनिंग, है ना, अंडर पिनिंग का मतलब क्या होता है? अंडर पिनिंग मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक पेपर है उसको पिन के अंदर रख रखा है, ये पिन है, नीचे पेपर और ऊपर से पिन लगा रखी है, तो उस पेपर को अंडर पिन कर रखा है, मतलब उस पेपर पे जोर दिया जा रहा है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है ना, उसको हाईलाइट किया जा रहा है। तो अंडर पिनिंग का मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को हाईलाइट करना या जोर देना। प्री सपोजिशन, सपोज तो आपको पता ही है, प्री सपोजिशन पहले से कोई चीज सपोज करके चलना। आई होप आपको क्लियर होगा। पहले से सपोज करके चलने का मतलब ये है कि भाई ये चीज हमने इसलिए करी क्योंकि हम पहले से ही ये सपोज करने से पहले हम ये चीज सपोज कर चुके थे, तो प्री सपोजिशन। ये सिंपल है, आई होप आपको क्लियर होगा। बस प्रोपोजिशन को याद रखना, मतलब प्रपोजल होता है। एंटोनिम देखो, कंक्लूजन, अंत आ गया, रिजल्ट आ गया, आउटकम आ गया, इन्फ्रेंस आ गया, डिडक्शन आ गया, ये सब क्या हो गया? ये सब इसका एंटोनिम हो गया। क्यों? यहां पर हम बात कर रहे हैं कोई एक्शन करने से पहले हमने क्या सोचा, बहुत ध्यान से समझना। अगर आप सिनोनिम्स की बात करोगे प्रेमाइस का, तो प्रेमाइस का मतलब होता है आप कोई एक्शन अभी आपने करा नहीं है, एक्शन करने से पहले आपने क्या सोच लिया, वो है प्रेमाइस। और एंटोनिम देखो क्या है, आपने एक्शन कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद रिजल्ट आया, तो जब आप कंक्लूजन रिजल्ट रखेंगे इसके सामने, तो ये एंटोनिम ही होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बताओ। ठीक है, चलें आगे। चलिए, रैशनल। अब देखो, रैशनल होता है और एक और वोकैब होती है रैशनल। क्या मैं इसके पास में देख पाऊंगा? जो स्टूडेंट अभी न्यू आ रहे हैं मैं उनको बता देता हूं। देखिए, पिछले 20-25 दिनों से मेरा हैंड डिसलोकेट हो गया था, राइट हैंड। तो मेरा जो राइट हैंड है, अभी 13 तारीख को, 14 तारीख को मेरा जो पट्टा था वो उतरा है। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आप उतनी फुल एनर्जी के साथ अपने राइट हैंड का यूज मत करिएगा, और मुझे हाथ सिर्फ यहीं तक उठाना है, सिर्फ यहीं तक। ये जो जॉइंट है अभी नहीं उठाना है, कुछ एक्सरसाइज है जिसमें मुझे हाथ को इस हाथ की हेल्प से, ऐसे इस हाथ की हेल्प से मुझे इस हाथ को यहां लेकर आना जहां तक दर्द ना हो, ऐसे। तो मैं कुछ दिन तक ये एक्सरसाइज करूंगा, तो एक पॉइंट आएगा वहां दर्द होगा, होल्ड करना है, फिर नीचे, फिर दर्द होगा, फिर होल्ड करना है, मतलब धीरे धीरे करके पॉइंट अपनी डिग्री को ऊपर लेते हुए जाना है। फिर डॉक्टर ने कहा है कुछ 10-15 दिन में आप ये हाथ, ये वाला हाथ, मतलब ये तो अड़ रहा है, ये वाले हाथ के साथ इसको यूं टच कर देंगे जब आपका हाथ पूरा सही होगा। तो इसलिए मैं अभी लेफ्ट हैंड से ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, सीधा हाथ, क्योंकि जब लिखूंगा मैं तो जाहिर सी बात है इस एंगल से ऊपर हाथ चले जाएगा, और अगर हाथ चले गया, मालूम मैं ले भी गया, तो वापस से डिसलोकेट हो सकता है, खतरा है। इसलिए मैं लेफ्ट हैंड से ही आपको पढ़ा रहा हूं। और अभी जो ये मेरा 10 दिन 20 दिन, 20 दिन तो नहीं, 10-12 दिन या 15 दिन का जो फेज है, इस फेज में मैं आपकी क्लास ऑल्टरनेटिव डेज पे लूंगा। सर आज ले रहा हूँ, पेड क्लास भी मुझे लेनी होती है, आपको पता है, तो ये क्लास ले ली, फिर पेड लूंगा, उसके बाद कल मैं क्लास नहीं लूंगा, फिर परसों लूंगा। अभी ऑल्टरनेटिव डेज चलेगा, क्योंकि हाथ बहुत जरूरी है। मेरा राइट हैंड है और मैं राइट ही हूं, तो मुझे सारे काम राइट हैंड से ही करने हैं, तो मेरे को हाथ ठीक करना पहले मेरी प्रायोरिटी, ठीक है। और अगर मेरा हाथ सही होगा तभी मैं उस एनर्जी के साथ वापस से आ पाऊंगा, है ना, और आप लोगों का जो कोर्स है वो टाइम से पहले कवर करवा पाऊंगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिए। अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती तो आप लोग जानते ही हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं, नहीं तो आप जा करके देख सकते हैं, मैंने जितनी मैराथन ली है, एग्जाम जब पास आते हैं, एग्जाम होते हैं, जितनी मैराथन मैंने ली है उतनी मैराथन किसी ने नहीं ली होगी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मैराथन्स, रिवीजन, पीडीएफ, कितना कुछ मैंने किया है जब एग्जाम पास में थे, जब मैं ठीक था। अभी भी मैं करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मेरे साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स है, इसलिए नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो हाँ, मैं कहाँ था? तो मैं यहाँ पर था। देखो, एक होता है रैशनल, एक होता है रैशनल है। दोनों में फर्क क्या है? सर यहाँ पर ई लिखा हुआ है, यहाँ पर ई नहीं है, बस यही फर्क है। अगर मान लो मैं ई लिख दूं तो ये नाउन बन जाएगा, ई लिखते ही ये नाउन बन गया।
अगर मैं ई नहीं लिख रहा तो ये अभी क्या है, अभी एडजेक्टिव है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही बता। है ना। तो अगर मैं ई लिख दूं तो ये नाउन है, ई नहीं लिखूं तो एडजेक्टिव है। दोनों का मतलब सेम होता है। क्या होता है मतलब, दोनों का मतलब होता है जस्टिफिकेशन। क्या होता है, जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन बोलो। अगर आपको जस्टिफिकेशन समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूं जस्टिफिकेशन क्या होता है। जैसे मान लो कि आपने देखा आपके फ्रेंड ने किसी अनजान आदमी को चांटा मार दिया, थप्पड़ मार दिया। आपने कहा अबे पागल है क्या, थप्पड़ क्यों मारा। फिर वो जस्टिफिकेशन देगा अपने, ये ऐसी हरकतें कर रहा था इसलिए इसको थप्पड़ पड़ा है। तो जो थप्पड़ मारने के बाद जो आप उससे पूछोगे क्यों मारा, वो क्यों का आंसर जो देगा, उस क्यों के आंसर को अपन क्या कहेंगे, रेस्टल कहेंगे, जस्टिफिकेशन कहेंगे। तो आप लॉजिक कह सकते हैं, रीजन कह सकते हैं, कोजेंट कह सकते हैं, कोहेरेंट कह सकते हैं। कोजेंट और कोहेरेंट नियर सिनोनिम्स हैं, लेकिन लॉजिकल और रीजनिंग डायरेक्ट सिनोनिम्स हैं। आई बात समझ में, बताइए। आई बात समझ में, बताइए। तो बेस्ड ऑन लॉजिक, रीजन, साउंड जजमेंट रेदर देन इमोशन। इमोशन नहीं, मतलब अब आपके दोस्त ने किसी को चाटा मार दिया, अब आपने पूछा भाई क्यों मारा, उसने कहा ऐसे ही मार दिया यार, नहीं, जस्टिफिकेशन दे। तो इसलिए इमोशन नहीं, लॉजिक बता, रीजन बता, साउंड जजमेंट दे। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं, याद रखिए। अच्छा, कोजेंट और कोहेरेंट क्या होता है, देखो कोजेंट का मतलब लॉजिक होता है। क्या होता है, लॉजिक होता है। कोजेंट का मतलब लॉजिक होता है, सेंसिबल होता है। और कोहेरेंट का मतलब आपने देखा होगा इन कोहेरेंट पैराग्राफ, है ना। तो कोहेरेंट कोहेरेंट पैराग्राफ का मतलब लॉजिकल पैराग्राफ में इसको आप जमाइए। ये जो पैराजम्बल आपको दिए हैं, इस इन सेंटेंसेस को आप अरेंज करिए जिससे कोहेरेंट मीनिंग आए, तो एक लॉजिकल मीनिंग आना। तो कोहेरेंट का मतलब भी लॉजिकल होता है, कोजेंट का मतलब भी लॉजिक होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। आ रैशनल असेसमेंट, एक रैशनल असेसमेंट ऑफ रिस्क हेल्प द फर्म अवॉइड मेजर लॉसेस। एक लॉजिकल असेसमेंट हुआ, एक तो होता है असेसमेंट करना, चलो यार असेसमेंट कर देते, एक होता है लॉजिकल असेसमेंट करना। तो उस लॉजिकल असेसमेंट ने किसकी रिस्क, कौन कौन सी रिस्क है, उसका जो लॉजिकल असेसमेंट हुआ, उस असेसमेंट ने हेल्प करी फर्म की अवॉइड करने में मेजर लॉसेस को। जब भी हेल्प की कोई सी भी फॉर्म आएगी तो हेल्प के बाद जो भी लिखा होता है ये ऑब्जेक्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। और हेल्प के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो फर्म सिंगुलर है तो आप सोचोगे यार फर्म सिंगुलर तो अवॉइड्स क्यों नहीं हुआ, नहीं, हेल्प अगर आ रखा है, हेल्प की कोई सी फॉर्म आ रखी है तो इसको भूल जाओ, यहाँ क्या लिखा हुआ है। आप देखो अगर आगे वर्ब आ रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आ रही है बात समझ में, वर्ब आ रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो अवॉइड लिखा गया, क्लियर। चलिए, जेनरस बहुत इजी वोकैब है लेकिन इसको लाना बहुत जरूरी था। जेनरस क्यों लाना इसको जरूरी था, क्योंकि इसके जरिए आप मैनीवोलेंट पढ़ेंगे, मैग्नानिमस पढ़ेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वोकैब आपके रिवाइज होंगे। जेनरस का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जेनरस का मतलब होता है दयालु, मतलब यार कितना अच्छा इंसान है। एक तो आप ये अभी तक पढ़ते आए हैं, जेनरस का मतलब कितना अच्छा इंसान है, दयालु है, दान करने वाला है, दूसरों का सोचने वाला है। एक जेनरस का मतलब और होता है, एक जेनरस का मतलब ये होता है जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा कोई चीज मिल जाना है, कोई चीज कर देना, उसको भी अपन जेनरस कहते हैं। जैसे मान लो आपने ना, मान लीजिए कोई आपने गणपति जी का कुछ आपको फंक्शन करना है तो चंदा मांगने नहीं जाते। गणेश चतुर्थी जब आती है तो चंदा मांगने जाते हैं लोग, 4-5 लड़के इकट्ठे होते हैं गली के, आया चंदा मांगे, कुछ पेपर पेन लेके जाते हैं। तो आपको लगता है यार ये घर बहुत खड़ूस है, बहुत बेकार घर वाले हैं, ये 10 रुपए भी दे दें तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप गए, आपने बेल बजाई, उन्होंने 10 रुपए की जगह 100 रुपए दे दिए, आपने कहा 100 रुपए दे दिए, तो जो 100 रुपए उसने दिए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, 10 रुपए भी दे दे तो चलेगा, उसने 100 रुपए दे दी, वो जेनरस बात हो गई। तो जेनरस का मतलब होता है विलिंग टू गिव मोर देन एक्सपेक्टेड। तो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्होंने उससे ज्यादा पैसा दे दिया, तो उसको अपन क्या कहते हैं, जेनरस कहते हैं, है ना। जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा दे देना, उसको जेनरस कहते हैं। तो मैग्नामिनस पॉजिटिव वोकैब है, बेनेवोलेंट भला करने वाला, म्यूनिफिसेंट, लार्ज हार्टेड, देखा अचानक से लार्ज हार्ट उसका निकल करके आ गया,
एल्ट्रुस्टिक, एल्ट्रुस्टिक का मतलब क्या होता है? सेल्फलेस, खुद की ना सोचने वाला, है ना, खुद की ना सोचने वाला। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? बताइए। एंटोनिम में देखिए, स्टिंगी, कंजूस, पार्सिमोनियस। अब आपको पता है पारसी के पास जाओगे चंदा मांगने तो वो पार्सिमोनियस दिखाई देगा। पार्सिमोनियस मतलब कंजूस, सेल्फिश, है ना, माइजरेली, ठीक है, मिजरेली बोल सकते हैं आप लोग, मिजरेली, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर होगा सिनोनिम्स और एंटोनिम। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अगर आप आओगे तो पीछे OUS है तो एडजेक्टिव है, TY लगा दोगे तो नाउन हो जाएगा, LY लगा दोगे तो एडवर्ब हो जाएगा। आ जाओ एक एग्जांपल भी देख लेना है। शी मेड अ जेनरस, देखो शी मेड अ जेनरस कंट्रीब्यूशन, तो उसने एक जेनरस कंट्रीब्यूशन करा सपोर्ट करने के लिए, कंट्रीब्यूशन टू सपोर्ट रूरल एजुकेशन इनिशिएटिव। तो भाई रूरल एजुकेशन जो इनिशिएटिव्स थे उसमें उन्हें जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा दे दिया, है ना। रूरल इनिशिएटिव्स थे उसमें मान लो देने थे 1000 2000, उन्हें 10,000 दे दिए, जितना चाहिए था उससे ज्यादा दे दिया। तो इसलिए हमने क्या कहा, जेनरस कंट्रीब्यूशन उसने करा, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा उसने कंट्रीब्यूट कर दिया। अगला क्वेश्चन, अगला वोकैब, लास्ट वोकैब क्या है? रोल आउट। तो रोल आउट का मतलब क्या होता है? रोल आउट स्टार्टिंग में आपने क्या पढ़ा था? रन आउट। स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था आपने? रन आउट पढ़ा था। यहां पर है रोल आउट, तो रोल आउट का मतलब लॉन्च होना होता है, ऑफिशियल लॉन्च और फेज्ड इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। या तो ऑफिशियली लॉन्च करना या वो वाला जो फेज आप कह सकते हो जब किसी प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वही लॉन्च करना, पॉलिसी को या सर्विस को, किसी भी चीज को। तो दी नेशन वाइड रोल आउट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म नेशन वाइड रोल आउट हुए, नेशन पूरे नेशन में जो इनका लॉन्च हुआ, इंप्रूव कर दिया इसने सर्विस डिलीवरी को। तो आप लॉन्च कह सकते हैं, डिप्लॉयमेंट कह सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन, अनवीलिंग, इंट्रोडक्शन, ये सब इसके सिनोनिम्स। विड्रॉवल पीछे खींचना, रिकॉल पीछे हटाना, रिट्रैक्शन पीछे लेना, सस्पेंशन हटा, सस्पेंशन मतलब रोक देना भी, रोल बैक, ये सब इसके एंटोनिम है। इज इट क्लियर? बताइए। चलो, तो ये था आज का हमारा वोकैबुलरी वाला पार्ट। हाँ, देखिए अब आपके सामने आ गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पैसेज 1 है, पैसेज 2 है, ये पैसेज 3 है, पैसेज 4 है। वो जब आप आओगे तो मैं इसको ऊपर कर दूंगा, लास्ट की लाइन दिख जाएगी। ये पैसेज 5 है और ये पैसेज 6 है। तो मतलब टोटल आज की क्लास में हम 6 पैराग्राफ पढ़ेंगे। अब आप लोग ये मान करके आज की क्लास को देखिएगा या आज की आरसी को आप लोग सोल्व करिएगा कि आप एग्जाम में बैठे हो। तो अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो सबसे पहले आप फटाफट आते क्वेश्चन को देखते, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और आपको मैं बता दूं, जब आप रीड कर रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से रीड करना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्योंकि रीड करने के बाद हमें आंसर तो क्वेश्चन के दे दें। तो अगर हम क्वेश्चन समझ लें, क्वेश्चन में क्या आंसर पूछा गया है, कैसा पूछा गया है, तो हम आंसर अच्छे से दे पाएंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सुनो। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है अगर वो सच हो जाए तो वो वीक कर देगा। वीक कर देने का मतलब क्या है, जो भी आगे लाइन लिखी हुई है, जो भी क्लेम, जो भी आर्ग्यूमेंट दे रखा है, उसका अपोजिट वाला स्टेटमेंट हमें सही करना है। तो हमें वीक करना है, किस चीज को वीक करना है बताओ। तो ऑथर का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है रिगार्डिंग रैशनल चॉइस ऑफ कंज्यूमर, तो इसका मतलब पैसेज के अंदर कहीं ना कहीं रैशनल चॉइस दे रखी होगी कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर की जो रैशनल चॉइस है, आपको क्या करना है, ऑथर का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है रिगार्डिंग, ऑथर ने क्या लिखा है रैशनल चॉइस को लेकर के, वो रैशनल चॉइस आप लोग को पकड़नी है। क्या ऑथर ने रैशनल चॉइस बोली है, अब उसका अपोजिट आंसर या उसको वीक करता हुआ आंसर आपको यहाँ पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे वीकेंड दे रखा है। तो कुल मिलाकर के इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ आएगा, जहां पे रैशनल चॉइस लिखा होगा या रैशनल चॉइस के बारे में बता रखा होगा। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लॉजिकल फ्लो। लॉजिकल फ्लो का मतलब क्या है,
मिस्टेक, ये वाला फ्लो नहीं है जो बह गया, ये है फ्लो, मिस्टेक है ना, मिस्टेक। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, कौन सी ऐसी बात है जो बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब कर रही है कि लॉजिकल फ्लो क्या था जो ऑथर ने बताया। अट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है, क्लियरली बताना। ऑथर ने जो क्लियरली बताया है, पॉलिसी मेकर्स इन दिल्ली, दिल्ली के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको लेकर के लॉजिकल फ्लो क्या बताया। तो आपको पता है ऑथर जब भी पैसेज लिख रहा है तो बताएगा दिल्ली के जो पॉलिसी मेकर है उनमें ये खामियां हैं, ये कमी है, तो वो खामियां कमी आप लोगों को बतानी है कौन सी है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन दी पैसेज। अब आपने देख लिया यहाँ पे लीस्ट लाइकली वाला क्वेश्चन, लीस्ट लाइकली मतलब फॉल्स वाला। आपको फॉल्स वाला आंसर देना है। किस चीज का फॉल्स बताना है, इन्फ्रेंस करना है आपको रिगार्डिंग दी ऑथर व्यू ऑन ग्लोबल एक्सपीरियंस। तो आपको ग्लोबल एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा ग्लोबल एक्सपीरियंस कहाँ लिखा हुआ है, तो उस ग्लोबल एक्सपीरियंस को अच्छे से हम पढ़ेंगे। उनमें से 4 तो सही हैं, एक गलत होगा। तो उस ग्लोबल एक्सपीरियंस में इसमें से 4 बातें लिखी होंगी, एक बात नहीं लिखी होगी। जो एक बात नहीं लिखी होगी वही हमारा आंसर होगा। उसके बाद द पैसेज इंप्लाइज दैट रैशनल चॉइस, रैशनल चॉइस पे 2 क्वेश्चन आ गए। फॉर अ मिडिल इनकम हाउस होल्ड करंटली इन्वॉल्व, तो कह रहा है जो रैशनल चॉइस है मिडिल इनकम हाउस होल्ड में उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, आपको बताना है क्या क्या इन्वॉल्व उसमें होगा। क्या यहां तक क्लियर है, बताइए। आज की क्लास में 4 ही क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था, रैशनल चॉइस समझनी है, फिर उसको वीक करना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि फ्लो बताइए, फ्लो क्या है, ग्लोबल एक्सपीरियंस था आई थिंक। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, देखो मैं नोट डाउन नहीं कर सकता। अच्छा, पॉलिसी मेकर इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका लॉजिकल फ्लो क्या है वो बताना है। तीसरे क्वेश्चन में ग्लोबल एक्सपीरियंस का फॉल्स बताना है। और चौथा जो क्वेश्चन है वो पूरा पढ़ोगे रैशनल चॉइस, तब पता चलेगा क्या चीज ऐड है क्या चीज नहीं है। लो भाई, आपको मैं यहाँ पर 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ। 1.5 मिनट ज्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि पैराग्राफ छोटे हैं। आप लोग डन लिख करके दो, मैं वहीं टाइम हटा दूंगा जब तक मैं बैठता हूं। थोड़ा डन लिख देना आप लोग। चलिए, इतना टाइम बहुत है। डन लिखा आ गया, ओके। आज ये रीड करते हैं। ये बिल्कुल आरआरबी क्लर्क मेंस का लेवल है, बिल्कुल आरआरबी क्लर्क मेंस का लेवल है। चलो मैं रीड करता हूं। देखो, दिल्ली लेटेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रपोजल, तो बोला जा रहा है दिल्ली का जो लेटेस्ट व्हीकल प्रपोजल निकल करके आया, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रपोजल जो निकल करके आया है, मेक्स वन थिंग क्लियर, एक चीज क्लियर कर दी इसने। क्या चीज क्लियर कर दी, व्हेन पॉलिसी मेकर्स रन आउट, जब पॉलिसी मेकर्स रन आउट ऑफ आइडिया, जब उनके पास आइडिया खत्म हो जाते हैं, यही बात है, जब पॉलिसी मेकर्स के बाद आइडिया खत्म हो जाते हैं, टू मेक क्लीनर टेक्नोलॉजी अट्रैक्टिव, मतलब जब उनके पास वो आइडिया खत्म हो जाते हैं कि जब उनको जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे क्लीनर बनाए, क्लीनर मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड, क्लीन कैसे करें उसको, ठीक है, तो उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाए। क्या बोला जा रहा है, जब पॉलिसी मेकर्स के पास रन आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं क्या, आइडियाज बनाने के, क्लीनर टेक्नोलॉजी अट्रैक्टिव, जो क्लीन टेक्नोलॉजी है उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाए, जब वो आइडिया खत्म हो जाते हैं तो
दे रीच फॉर टैक्सेस, तो फिर वो टैक्सेस पे पहुंचते हैं। जब उनके पास और कोई आइडिया नहीं रहता कि इसको और अट्रैक्टिव कैसे बनाए, कहने का मतलब ये है कि मान लो इनको है ना ईवी बेचनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने, तो अब है ना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अट्रैक्टिव नहीं बना पा रहे। जब ये सारे आइडिया खत्म हो गए कि बार यार ये भी डाल देते हैं इसमें, ये भी लगा देते हैं, ये भी, तब वो क्या करते हैं, जब सारे आइडिया खत्म हो जाते हैं तब वो कहते हैं चलो अब टैक्स पे खेलेंगे, अब टैक्स खेलेंगे। अब वो टैक्स कैसे खेलते हैं देखो सुनो। द दिल्ली गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग एक्सटेंडिंग इट्स ग्रीन सेस टू पेट्रोल एंड सीएनजी व्हीकल्स। अब सुनना, अब जब इनके पास सारे आइडिया खत्म हो गए तो इन्होंने क्या करा, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, अब वो कंसीडर कर रही है कि वो एक्सटेंड करेंगे अपना ग्रीन सेस। ग्रीन सेस का मतलब भाई अगर आपकी गाड़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपकी गाड़ी नहीं है, तो हम ग्रीन सेस जो है उसको हम बढ़ा देके एक्सटेंड कर देंगे। जो पेट्रोल और सीएनजी व्हीकल्स हैं उस पे मान लो अभी ग्रीन सेस सपोज करो अभी 2% है, इन्होंने कहा ठीक है तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं ले रहे ना, रुको टैक्स खेलेंगे अपन। अब आपको 10% जो भी पेट्रोल वाली गाड़ी ले रहा है उसको ग्रीन सेस जो है वो 10% देना है, और जो सीएनजी वाली गाड़ी ले रहा है उसको भी 10% देना है। तो अब ये टैक्स खेलेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ हायर डीजल लेवीज एक्सप्लिसिटली क्लियरली टू मेक कन्वेंशनल कार मोर एक्सपेंसिव एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सीम्स रिलेटिवली चीपर। तो यहां पर क्लियरली ये समझ में आ रहा है, एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो कन्वेंशनल कार्स है, कन्वेंशनल कार्स का मतलब क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल कार्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो पेट्रोल और सीएनजी पे चल रही हैं उनको क्या करना है, एक्सपेंसिव बनाना है और ज्यादा महंगा बनाना है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उसके सामने अगर हम कंपैरिजन करें तो वो रिलेटिवली सस्ती लगे। दैट इज नॉट क्लाइमेट लीडरशिप। कहा जा रहा है ये कोई क्लाइमेट लीडरशिप नहीं है, हैं? क्या कहा जा रहा है, ये कोई क्लाइमेट लीडरशिप नहीं है। देख लो ये काम हो रहे हैं। तो हमें आर्टिकल्स क्या बताते हैं कि भाई क्या चल क्या रहा है दुनिया में, हमारी लॉजिकल पावर को इंप्रूव करते हैं आर्टिकल्स, हम लिख पाए कुछ लॉजिक लगा पाए। ऐसे ही टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इट इज फिस्कल कोर्शन ड्रेस्ड अप एज एनवायरमेंटल पॉलिसी। देखो क्या कहा जा रहा है, ये फिस्कल कोर्शन है। कोर्शन हो सकता है आपको वोकैब में ना दिखाओ, कोर्शन का मतलब क्या होता है, दबाव, प्रेशर। ये तो फिस्कल प्रेशर है, फिस्कल दबाव है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर बहुत चालाक है इस वर्ड्स को लेकर के, एग्जाम में दिक्कत करता है। एक फिस्कल होता है, फिस्कल जो होता है वो गवर्नमेंट बनाती है, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी, याद रखिएगा। आरबीआई नहीं बनाएगा, ठीक है, आरबीआई नहीं बनाएगा फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है इट इज फिस्कल कोर्शन, मतलब ये फिस्कल दबाव है जिसको ड्रेसअप किया गया है एज एनवायरमेंटल पॉलिसी, कि आपने एनवायरमेंटल पॉलिसी के बेस में उसको हमारे सामने रखा, और ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर फिस्कल दबाव है, प्रेशर है, जिसको आपने ड्रेसअप कर दिया, जिसको आपने बदल दिया है, प्रेजेंट करा है एनवायरमेंटल पॉलिसी का नाम लेकर के। दी प्रीमाइस, देखा प्रीमाइस आ गया, मतलब ये जो प्रीमाइस है, ये जो आपका अजम्पशन है, जो आपका बेस है, बेस बोलेंगे है ना, ये जो आपका बेस है इस सिंपल, इसमें बेस सिंपल है। इसका क्या है बेस, मेक कन्वेंशनल व्हीकल्स मोर एक्सपेंसिव एंड कंज्यूमर विल स्विच। इसके पीछे इनका बेस सिंपल है कि भाई जो दूसरी व्हीकल्स हैं जैसे कि सीएनजी, पेट्रोल, उसको इतना महंगा कर दो कि मजबूरी में इंसान को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही लेनी पड़ जाए। बट दैट एज्यूम्स इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन इज बीइंग डिलेड बाय एटीट्यूड नॉट एक्सेस। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक आपने क्या पढ़ा कि इनका लॉजिक क्या है, इसके पीछे इनका बेसिक क्या है, इनका बेसिस ये है कि इसको इतना महंगा कर दो कि लोग स्विच कर जाएं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। लेकिन दैट एज्यूम्स इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन इज बीइंग डिलेड बाय एटीट्यूड। कहा जा रहा है ये एटीट्यूड की वजह से डिले हो रहा है, ना कि एक्सेस की वजह से डिले हो रहा है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, आगे और लाइन इसकी खुलेगी। फॉर मैनी बायर्स पेट्रोल एंड सीएनजी व्हीकल्स रिमेन द रैशनल चॉइस। कह रहा है बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी पेट्रोल और सीएनजी के जो व्हीकल्स हैं
वो उनके लिए रैशनल चॉइस बने हुए हैं। क्यों? दे आर चीपर अपफ्रंट, क्योंकि वो अपफ्रंट चीपर पड़ते हैं। अपफ्रंट चीपर का मतलब जब खरीदने जाओगे तो सस्ते पड़ेंगे। अपफ्रंट का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में जो पेमेंट करनी है वो। स्टार्टिंग में पेमेंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप खरीदोगे तो स्टार्टिंग में ही बहुत महंगी होती है, और अगर आप पेट्रोल और सीएनजी वाली खरीदोगे तो वो स्टार्टिंग में ही बहुत सस्ती होती है। बाद में पेट्रोल सीएनजी का पैसा लगता है उसमें, लेकिन स्टार्टिंग में कंज्यूमर को क्या दिख रहा है कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल तो सीधा 10 लाख से स्टार्ट हो रही है, अगर मैं 4 व्हीलर्स की बात करूं तो, और ये पेट्रोल और सीएनजी वाली तो 5 लाख में मिल रही है। तो उनको ये लगता है कि यार 5 लाख देना सही है, 10 लाख कौन देगा। हालांकि एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले ली अगर आपने, तो पेट्रोल और सीएनजी की लफड़ा खत्म है, लेकिन वो लोग बात की नहीं सोचते, पहले की सोचते। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि रैशनल चॉइस उनको क्यों लगता है, क्योंकि वो चीपर है फ्रंट में, इजियर टू रिफ्यूल, आराम से उसको रिफ्यूल कर सकते हैं, एंड मोर रिलायबल फॉर डेली यूज, डेली यूज के लिए रिलायबल है। एडवांटेजेस दैट टैक्सेस डू नथिंग टू इरेज, तो बोला जा रहा है ये वो एडवांटेजेस हैं जो कि टैक्सेस इरेज नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? मैं बताता हूं। देखो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने ये सोचा कि यार एक काम करते हैं, सीएनजी और पेट्रोल के व्हीकल्स पे ग्रीन सेस बढ़ा देते हैं, थोड़ी रेट हाई हो जाएगी। फिर उनको लगेगा अरे यार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं, रेट और बढ़ गई, है ना। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि वो लोग ऐसे नहीं चलते। वो लोग कैसे चलते हैं? वो लोग ये देखते हैं पेट्रोल और सीएनजी की जो व्हीकल्स हैं वो उनको स्टार्टिंग में चीप पड़ती है, सस्ती पड़ती है, आराम से रिफ्यूल हो जाता है, और वो रिलायबल भी है डेली यूज के लिए। और ये कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस दैट टैक्सेस, ये वो एडवांटेजेस हैं जिसको टैक्सेस डू नथिंग टू इरेज, जिसको टैक्सेस इरेज नहीं कर सकते। दिल्ली ऑलरेडी ऑफर सम ऑफ इंडिया मोस्ट जेनरस ईवी इनिशिएटिव्स, तो दिल्ली ऑलरेडी ऑफर कर चुका है जेनरस ईवी इनिशिएटिव्स को, जीरो रोड टैक्स दे चुका है। अब बता रहा है क्या क्या इन्होंने दिया है दिल्ली को। जीरो रोड टैक्स, आपको रोड टैक्स नहीं देना। वेब रजिस्ट्रेशन फी, आपकी रजिस्ट्रेशन फी माफ कर दी जाएगी। परचेज सब्सिडीज फॉर 5000 पर किलोवाट आवर, तो बोला जा रहा है आपको 5000 की यहां पर सब्सिडीज भी मिलेगी पर किलोवाट आवर पे। क्या यहां तक क्लियर है बताइए? अच्छा, अब आपने 2 पैराग्राफ पढ़े। अगर हम बिगिनर हैं या हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए यार हमने 2 पैराग्राफ पढ़े। पहले पैराग्राफ में हमें यह समझ में आया कि जो दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रेट बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं सीएनजी और पेट्रोल वाली व्हीकल्स कम बिके, महंगी लगे। लेकिन यहां पर रीजन बताया गया कि कंज्यूमर कैसे सोचता है, जो बायर है वो क्या सोचता है, बायर ये सोचता है। ठीक है, ओके। हालांकि यहाँ पे रैशनल चॉइस का जिक्र हो गया है, लेकिन एक बार अगला पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, कहीं इसका कुछ पोर्शन उसमें तो नहीं गया हुआ। आ जाओ फटाफट। ये आपके पास 3rd पैराग्राफ है, ये आपके पास 4th पैराग्राफ है। मैं इसको ऊपर कर देता हूं, आप लोग रीड कर लो, और कोई क्वेश्चन का आंसर मिले तो हम क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। बनाओ। सॉरी। क्या बात है, चलिए डन आ गया। ओके, कैसा लग रहा है भाई आर्टिकल?
बढ़िया लग रहा है अगर आर्टिकल तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना। क्वेश्चन आंसर बहुत तगड़े, क्वेश्चन आंसर में दिमाग खुलेगा आपका, ठीक है। लाइक कर दो सेशन को फटाफट। देखो क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूं। Yet electric vehicles still account for only about 12 to 14% of new registration। सुनिएगा, येट लगा है, इसके पहले क्या था, इसके पहले पॉजिटिव बातें थी क्या कि दिल्ली ने देखो कितना कुछ दिया। दिल्ली ने कहा रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर देंगे, दिल्ली में बोला रोड टैक्स नहीं लगाएंगे, और भी बहुत सारे उन्होंने 5,000 की कुछ सब्सिडीज भी दी थी। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टिल अकाउंट फॉर मतलब इक्वल टू ओनली अबाउट 12 to 14% ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन। तो अकाउंट फॉर जब भी आए मतलब इक्वल टू, मतलब इक्वल टू, पेन रख देता हूं, ठीक है। तो इक्वल टू कितना, अभी 12 से 14% का ही न्यू रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है। इफ सब्सिडीज, देखो क्या कहा जा रहा है, अगर सब्सिडीज अलोन, सिर्फ अकेली सब्सिडीज ही हैव नॉट डिलीवर्ड मास एडॉप्शन, कहा जा रहा है सब्सिडीज ही मास एडॉप्शन डिलीवर नहीं करेगी। अब 1 to 2% सेस ऑन कन्वेंशनल व्हीकल इज अनलाइकली टू डू सो आइदर। अब देखो सुनो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिर्फ सब्सिडीज ही, ऐसा नहीं है कि आप सब्सिडीज दे रहे हो तो लोग आ जाएंगे लाइन लगा लेंगे, हाँ हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे दो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे दो। ऑथर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आपने सब्सिडीज दी उससे काम चल जाएगा। कहा जा रहा है 1 या 2% अगर आपने सेस बढ़ा भी दिया कन्वेंशनल व्हीकल पे तो इज नॉट इक्वल टू डू सो आइदर। मतलब इसका मतलब ये नहीं है अगर आपने 1-2% बढ़ा दिया तो लोग अब कहेंगे यार अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेंगे, वहां पे तो सेस बढ़ गया। ये भी नहीं होगा, अगर आपने 1-2% बढ़ा भी दिया तो सेस को लोग तब भी कन्वेंशनल ही खरीदेंगे। आगे बोला जा रहा है फॉर मिडिल इनकम हाउस होल्ड, देखो मिडिल इनकम हाउस होल्ड क्वेश्चन था, बाइंग 2 व्हीलर्स और स्मॉल कार, वो जब 2 व्हीलर और स्मॉल कार बाय करता है, दिस टैक्स इज नॉट अ बिहेवियरल नज। कहा जा रहा है जो आपने टैक्स बढ़ाने की बात करी था 1 से 2% हम ग्रीन सेस बढ़ा देंगे, कहा ये बिहेवियरल मतलब उनका बिहेवियर नज नहीं कर पाएगा, मतलब उनके बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये बिहेवियरल नज नहीं ला पाएगा ये टैक्स इतना सा। इट इज द प्राइस शॉक, ये प्राइस शॉक जरूर होगा उनके लिए लेकिन बिहेवियर में उनके चेंज नहीं आएगा। और कमर्शियल ड्राइवर्स, जो कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, डिलीवरी फ्लीट्स है, डिलीवरी मतलब जो डिलीवरी बॉयज होते हैं वो सब, एंड स्मॉल बिजनेसेस, एक तो ड्राइवर्स हो गए, एक तो जो डिलीवरी वाले हैं जो गिग वर्कर्स हैं वो, और साथ ही साथ क्या बोला जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, दिस शिफ्ट फंक्शंस लेस। ये जो शिफ्ट है, कौन से शिफ्ट, आपने 1-2% बढ़ा दिए, ये वाली शिफ्ट होगी। ये जो शिफ्ट है फंक्शंस लेस एज एन इंसेंटिव एंड मोर एज अ पेनल्टी। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो आपने शिफ्ट लेकर के आए, कौन सी शिफ्ट लेकर के आए, यहां पर ऐसे आपको रिलेट करना पड़ेगा। शिफ्ट क्या थी, 1-2% वाली शिफ्ट नहीं थी। शिफ्ट ये थी कि हम पेट्रोल पे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कंपैरेटिवली क्या करेंगे, कम करेंगे। और ये जो आपने बताया इनको ये चीजें आप लोग को मिलेगी, तो कहा जा रहा है ये जो शिफ्ट आपने करी है जिससे आपको लगे कि इनको इंसेंटिव मिलेगा, नहीं, ये उनको पेनल्टी की तरह लग रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिमेन एन इम्प्रैक्टिकल ऑप्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी एक इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, इम्प्रैक्टिकल ऑप्शन है। किनके लिए, फॉर मैनी ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनके लिए अभी भी वो इम्प्रैक्टिकल ऑप्शन है। जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, टू फ्यू अर्बन कॉरिडोर्स, मतलब बहुत ही कम अर्बन कॉरिडोर में चार्जिंग की फैसिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले तो लें तो चार्ज कहाँ करेंगे वो। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज अनरिलायबल इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, कहा इलेक्ट्रिसिटी पे रिलाई नहीं कर सकते। कभी इलेक्ट्रिसिटी, मान लो उसको सुबह काम पे जाना है, रात को उसने कहा चार्ज हो जाएगा पूरा, रात भर तुमने लाइट ही नहीं दी, सुबह वो बेचारा काम पे कैसे जाएगा, है ना। कोई अर्जेंट काम से जाना है, उसको पेपर देने जाना है, IBPS PO का मेंस का पेपर है उसका, है ना, या चलो इंटरव्यू है, उसके मेंस में 50 नंबर ऊपर है कट ऑफ से, जितनी भी कट ऑफ गई है उससे 50 नंबर ऊपर है, उसको बस इंटरव्यू में जाके ऐसे पैर रखना है तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि 50 नंबर ऊपर है। लेकिन तुम्हारी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नहीं तो क्या करेगा। तो ये वाली बातें हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की कोई वो नहीं है। और रीसेल मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर स्टिल इमेच्योर, रीसेल में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेता नहीं, सब यही सोचेंगे कि यार ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ने ले ली अब बेच रहा है, ढंग से नहीं चल रही होगी, बीच में बंद हो जाती होगी।
तो ये सारी दिक्कतें हैं भाई, आप कितना भी उस पर सेस बढ़ा लो, लोग बाग ये चीजें नोट करते हैं चार्जिंग है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तुम देते नहीं हो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेजिंग द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल व्हीकल डज नथिंग टू डू एड्रेस दीज स्ट्रक्चरल गैप। अब देखो सुनो, मैं आपको यहाँ पर एक ग्रामर का कंसेप्ट सिखाता हूँ। आप यहाँ पे डज देख रहे हो, डज, डज में एस लगा हुआ है, मतलब ये सिंगुलर वर्ब है। ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। अब ये डज पता है किसके लिए है? व्हीकल्स के लिए नहीं है, पता है किसके लिए है? रेजिंग, बढ़ती हुई कॉस्ट। रेजिंग, अब देखो एक होता है राइजिंग, राइजिंग का मतलब क्या होता है? अपने आप बढ़ना, रेजिंग का मतलब बढ़ाना। तो रेजिंग कॉस्ट को बढ़ाना, तो बढ़ाने के लिए, बढ़ाना किसको? कॉस्ट को, तो बढ़ाने के लिए डज आया, तो कॉस्ट को बढ़ाना। नथिंग टू एड्रेस दी स्ट्रक्चरल गैप, कहा कॉस्ट को अगर आप बढ़ाएंगे तो उससे स्ट्रक्चरल गैप कवर नहीं होंगे, स्ट्रक्चरल गैप खत्म नहीं होंगे। इट सिंपली इंक्रीज ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर दोज हु हैव नो वायबल अल्टरनेटिव। ये सिंपली क्या करेगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा देगा उनके लिए जिनके पास और कोई वायबल अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो ले ही नहीं सकते क्योंकि ये दिक्कत है, तो फिर उनको मजबूरी में पेट्रोल और सीएनजी वाली लेनी होगी, तो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा? प्राइस बढ़ेंगे आम लोगों की। मान लो सुनो, कोई बिजनेस वाला है, अब बिजनेसमैन है, अगर मान लो छोटा बिजनेसमैन है, उसको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल ले नहीं सकता, दिक्कत है, तो पेट्रोल और सीएनजी लेगा, उसको पता है रेट बढ़ गई, तो वो भी अपना थोड़ा सा जो भी वो काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसमें भी थोड़ी सी महंगाई कर देगा। जो चीज वो पहले 10 रुपए में बेचा करता था, हो सकता है 12 रुपए में बेच दे, क्योंकि उसको लगे यार कार की रेट महंगी हो गई है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा पूरा, अगर आप ये कर रहे हो तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा। तो यही बोला जा रहा है, अगर उसके पास वायबल अल्टरनेटिव नहीं होगा तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ग्लोबल एक्सपीरियंस, ले भाई ग्लोबल एक्सपीरियंस भी आ गया। ग्लोबल एक्सपीरियंस पॉइंट्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ग्लोबल एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है, हमारे को डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। कैसे? इन कंट्रीज वेयर ईवी एडॉप्शन हैज एक्सेलरेटेड। कुछ ऐसी कंट्रीज जहां पे ईवी का एडॉप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया। द ट्रांजिशन फॉलोड अ सीक्वेंस। इस ट्रांजिशन के पीछे एक सीक्वेंस का हाथ है। क्या सीक्वेंस है? पहले उन्होंने चार्जिंग नेटवर्क्स को बिल्ड करा, एंश्योर करा अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीकल्स अक्रॉस प्राइस सेगमेंट। उन्होंने कहा कि यार देखो, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, तो ऐसा नहीं सिर्फ 10 लाख या उससे ऊपर की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, हर रेंज में, हर सेगमेंट में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतारो। ठीक है, ओके। उसके बाद फोस्टर करा कंपटीशन को अमंग मैन्युफैक्चरर्स। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे थे, ऐसा नहीं एक या दो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, उनके बीच में कंपटीशन को फोस्टर करा, मजबूत करा। एंड ओनली देन फेज इन पेनल्टीज ऑन हाई इमिशन व्हीकल। उसके बाद ही उन्होंने पेनल्टी डाली हाई इमिशन व्हीकल्स पे। ये नहीं कि मुंह उठा के आ गए, अरे क्या कार सीएनजी चला तो पेट्रोल चल पेनल्टी भर, ऐसे मुंह उठा के नहीं आए ये लोग। इन्होंने पहले ये सीक्वेंस फॉलो करा, चार्जिंग नेटवर्क बनाए, इन्होंने हर एक सेगमेंट में पहले कार उतार दी। कल को कोई ये भी तो कह सकता है भाई मेरे पे 10 लाख नहीं है, 20 लाख नहीं है, मैं नहीं ले सकता ईवी, तो गवर्नमेंट ने कहा देख 5 लाख की भी ईवी है, वो ले ले। तब जाकर के उन्होंने पेनल्टी लगाई। कंज्यूमर्स वर गिवन अ प्रॉपर एग्जिट रूट। कंज्यूमर को पहले प्रॉपर एग्जिट रूट दिया बिफोर द डोर वॉज क्लोज। डोर क्लोज करने से पहले पहले उनको वो रूट दिखाए जहां पर वो पहुंच सकते थे। दिल्ली रिस्क डूइंग दी अपोजिट। जो दिल्ली का जो खतरा है वो अपोजिट ही कर रहा है जैसा उनको करना चाहिए। क्या आपको यहां तक क्लियर है? बताइए, क्या आप लोग को यहां तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है? चलें आगे। चलिए, अब एक काम करते हैं, 2 पैसेज और बचे हैं, अपन पैसेज पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है, टॉपिक से कहीं ना कहीं आप फैमिलियर हो, आपको पता है, लेकिन इसमें कुछ डीप नॉलेज भी आप लोग को मिल रही है। एक बार ये 2 लास्ट के पैराग्राफ और पढ़ लो, फिर एक साथ 4 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। अभी 4 क्वेश्चन के लिए बार बार क्वेश्चन पे जाना, इधर आना ठीक नहीं रहेगा। आप इसको भी पढ़ लो, फिर एक साथ क्वेश्चन आंसर को उड़ाएंगे। ये लो भाई,
मैं जब तक बैठता हूँ आप लोग मुझे डन लिख करके दीजिए। चलिए, आप लोगों ने सेशंस को लाइक नहीं करा यार। अगर देखिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम रेलिवेंट है तो प्लीज सेशन को लाइक करिए। क्वेश्चन आंसर देखिएगा, पूरे पैसेज का निचोड़ होता है क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन के आंसर आप डायरेक्ट लाइन पढ़ के नहीं दे सकते, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, लॉजिक होता है हर एक क्वेश्चन में। ऐसा लेवल आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इसलिए प्लीज लाइक करा, लाइक किया करिए सेशन को। बाय लीनिंग हैविली ऑन, लीन ऑन का मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होना। बाय लीनिंग हैविली ऑन डिसइंसेंटिव्स बिफोर द इकोसिस्टम इज रेडी। तो कहा जा रहा है इकोसिस्टम आपका रेडी नहीं है, आप डिसइंसेंटिव्स पे, मतलब आप सोच रहे हो कि यार इनको पेनल्टी लगाएंगे ना अपने आप सुधरेंगे, का नहीं, आप डिसइंसेंटिव्स पे हैविली रिलाय हो रहे हो, इकोसिस्टम आपका रेडी नहीं है। इट टर्न्स एवी एडॉप्शन इनटू अ फोर्स डिसीजन रादर देन रैशनल वन। तो फोर्स लगेगा, ऐसा लगेगा मजबूरी है, लेना पड़ रहा है। दिस अप्रोच में अराइज रेवेन्यू, हो सकता है इस अप्रोच से आपको रेवेन्यू मिल जाए। द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स अप टू 300 करोड़ एनुअली फ्रॉम लेवीज ऑन ओल्डर व्हीकल। तो बोला जा रहा है ओल्डर व्हीकल से जो गवर्नमेंट है 300 करोड़ कमाती है ओल्डर व्हीकल्स पे लेवी लगा के, टैक्स लगा के। बट रेवेन्यू जनरेशन शुड नॉट बी अ कंफ्यूज्ड विद एनवायरमेंटल सक्सेस। बोला जा रहा है रेवेन्यू जनरेशन को कंफ्यूज मत करो एनवायरमेंटल सक्सेस से। ये मत सोचो अपने इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया मतलब आप एनवायरमेंट सुधार रहे हैं, नहीं, एनवायरमेंट तो वहीं का वहीं है, आप सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। देयर इज ऑल्सो ब्रॉडर कंज्यूमर चॉइस कंसर्न, कहा जा रहा है यहाँ पे ब्रॉडर कंज्यूमर चॉइस कंसर्न है। व्हेन गवर्नमेंट रिलाई ऑन टैक्सेशन टू इंजीनियर बिहेवियर, इंजीनियर का मतलब चेंज करना है आपको, बिहेवियर को डिजाइन करना है। कहा जा रहा है अगर गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन पे अगर रिलाई करेगी कि वो बिहेवियर को चेंज कर देगी, दे इरोड ट्रस्ट, तो लोगों का ट्रस्ट इरोड हो जाएगा। मोबिलिटी इज नॉट अ लग्जरी, कहा जा रहा है जो मोबिलिटी है वो लग्जरी नहीं है। इट अंडरपिन्स वर्क, एजुकेशन एंड डेली लाइफ। बोला जा रहा है इसमें वर्क है, एजुकेशन है, डेली लाइफ है। ऐसा नहीं है कि जो कार से जा रहा है, बाइक से जा रहा है वो लग्जरी लाइफ जी रहा है, नहीं, उसके अंदर एजुकेशन आ रही है, उसके अंदर उसका काम आ रहा है, उसके अंदर उसकी डेली लाइफ है। Policies that treat vehicle ownership as a moral failing to be punished are more likely to provoke backlash than buying। कहा जा रहा है ऐसी पॉलिसीज जो ट्रीट करेगी व्हीकल ओनरशिप को एज अ मोरल फेलिंग टू बी पनिश्ड आर मोर लाइकली टू प्रोवोक बैकलैश देन बाइंग। अगर आप उनको ऐसा फील कराओगे कि भाई उनको ऐसा लगेगा कि यार ये लेना ही पड़ेगा अब तो और कोई चारा नहीं है, तो ये बैकलैश होगा, ना कि बैक इन हो, ना कि बाई इन होगा। इफ दिल्ली इज सीरियस अबाउट क्लीनर एयर एंड हायर ईवी अपटेक, अगर दिल्ली वाकई में सीरियस है कि उनकी एयर क्लियर, मतलब उनकी एयर जो है वो क्लीन हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अपटेक बढ़े, अपटेक मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़े, इट शुड प्रायोरिटाइज, उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा रैपिड रोल आउट। रोल आउट का मतलब लॉन्च करना, उनको तेजी से लॉन्च करना पड़ेगा किसको, नेबरहुड, जैसा कि नेबर कर रहे हैं हमारे, हाँ सॉरी नेबरहुड नहीं, मतलब आसपास, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल रूल्स, रियलिस्टिक फाइनेंसिंग ऑप्शंस, मतलब ऐसे ऑप्शन जो रियलिस्टिक हो, जो हर कोई ले पाए, ऐसे फाइनेंशियल ऑप्शंस डालने पड़ेंगे। क्लियर लॉन्ग टर्म सिग्नल टू मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर, लॉन्ग टर्म सिग्नल दो मैन्युफैक्चरर्स को, कंज्यूमर को। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल सक्सीड व्हेन दे आर बेटर ऑप्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल जब भी सक्सीड करेंगे जब बेटर ऑप्शन होगा, नॉट व्हेन ऑल्टरनेटिव्स आर मेड आर्टिफिशियल वर्ड्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग तभी चूज करेंगे जब उनको बेटर ऑप्शन लगेगा, ना कि उनको आर्टिफिशियली
ऐसा लगेगा कि दूसरे व्हीकल्स महंगे हो गए हैं, अब मजबूरी में लेना पड़ रहा है। मजबूरी वाली बातें नहीं चलेंगी। अ ग्रीन ट्रांजिशन दैट डिपेंड्स ऑन पेनल्टी इज नॉट अ सस्टेनेबल पॉलिसी। अगर आप ग्रीन ट्रांजिशन चाहते हैं और वो डिपेंड है पेनल्टी पे, ये कोई सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं है। इट इज सिंपली एन एक्सपेंसिव वे टू डिले द रियल वर्क। ये एक एक्सपेंसिव वे है जिससे कि आप रियल वर्क को डिले करोगे। खत्म। क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट बताइए। ठीक है, चलें? चलिए, पहला क्वेश्चन बना, वीक करो रैशनल चॉइस को। क्वेश्चन को समझो, सुनो, आप लोग गलत मत करना, मैं बता रहा हूं। देखो, ऑथर का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है रैशनल चॉइस को लेकर के, कंज्यूमर को लेकर के। तो कंज्यूमर की रैशनल चॉइस क्या है, मैं बता देता हूं, सुनो। कंज्यूमर की रैशनल चॉइस कहां पर पढ़ी थी अपन ने? ये रहा, आ गया, इसके ऊपर है आई थिंक, ये रहा। ये इम्प्रैक्टिकल ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये दिक्कत है। रैशनल चॉइस अपन ने कहां पर पढ़ा था? ये रहा, यहां पर है आई थिंक रैशनल चॉइस। ये रहा रैशनल चॉइस फॉर मैनी बायर्स पेट्रोल एंड सीएनजी व्हीकल्स। ये अभी भी इनकी रैशनल चॉइस बनी हुई है। कौन? पेट्रोल और सीएनजी। क्यों रैशनल चॉइस बनी हुई है? क्योंकि इनको चीपर अपफ्रंट देना पड़ता है, इजियर टू रिफ्यूल है और मोर रिलायबल है डेली यूज के लिए। अब आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट वीक कर रहा है इन बातों को, ये बता। चलो मैं बताता हूं, सुनो सुनो। देखो, आपको रैशनल चॉइस को वीक करना है। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। द मेजोरिटी ऑफ डेली कम्यूट्स इन दिल्ली आर अंडर 20 किलोमीटर। कहा जा रहा है जो दिल्ली के अंदर जो रोज कम्यूट करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, वो 20 किलोमीटर के अंदर है। अ डिस्टेंस इजिली कवर्ड बाय इवन द मोस्ट बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विदाउट मिड डे चार्जिंग। सुनो, आपको क्या करना है? आपको रैशनल चॉइस को वीक करना है। रैशनल चॉइस में आपने क्या क्या पढ़ा? आपने डिस्टेंस पढ़ा क्या? रैशनल चॉइस कहाँ है? ये है रैशनल चॉइस, ये रही। इनको सस्ता फ्रंट, मतलब पैसा इनको कम देना पड़ता है, इसलिए ये लोग सीएनजी पेट्रोल लेते हैं। ये रिफ्यूल आराम से कर सकते हैं। ये दूसरा कि रिलायबल है, ये जो सीएनजी और पेट्रोल है रिलायबल है डेली यूज के लिए। ठीक है, क्या इन तीनों का अपोजिट बात यहां पे लिखी गई ई वाले ऑप्शन में? क्योंकि हमें तो वीक करना है ना, तो इन तीनों की कोई तो अपोजिट बात लिखनी पड़ेगी। ई में ऐसा कुछ नहीं लिखा, आउट ऑफ द बॉक्स है क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है ये ऑप्शन, हटा। डी को पढ़ो। नॉर्वे एंड स्वीडन इनिशियली इंप्लीमेंटेड हैवी टैक्सेस ऑन कन्वेंशनल व्हीकल्स बिफोर देयर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाज फुली मैच्योर। अब यहां पर ये जो बात आ रही है दूसरा क्वेश्चन नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन वहां पर क्यों हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही अलग है, इसको भी हटा दो। द रीसेल वैल्यू ऑफ पेट्रोल व्हीकल हैज प्लमेटेड इन द लास्ट 5 ईयर ड्यू टू एंटिसिपेटेड रेगुलेटरी बैन्स। यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो रीसेल वैल्यू गिर गई, किसकी? पेट्रोल व्हीकल्स की। ये आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें सीएनजी और पेट्रोल को गलत बताया गया। रैशनल चॉइस में क्या था उनका? सीएनजी और पेट्रोल वो चूज करते हैं, उसमें बहुत सारे रीजंस दिए थे, हालांकि उस रीजन में रीसेल वाला नहीं था। रीसेल वाला ये था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की रीसेल मार्केट इमेच्योर है, पेट्रोल और सीएनजी का रीसेल नहीं बोला था। लेकिन फिर भी अगर हमें वीक करना है तो हमें सीएनजी और पेट्रोल को नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, तो सी में नेगेटिव दिखाया जा रहा है पेट्रोल व्हीकल्स को। ठीक है, एक बार बी को पढ़ो। कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटर्स इन दिल्ली हैव बिगन transitioning to electric vehicles primarily due to government waiver of registration fee। अब देखो यहां पे कहा जा रहा है कि जो कमर्शियल फ्लीट है वो लोग क्यों आ गए? क्योंकि यहां पर एक और वर्ड लिखा हुआ है प्राइमरली, सिर्फ और सिर्फ
यहाँ पे गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन फीस को वेव कर दिया था। यहां पर भी आप ये देख लो, सीएनजी और पेट्रोल के बारे में नेगेटिव बात नहीं कही गई है, तो बी भी आपका गलत हो गया। अब इधर आ जाओ। A recent study showed that 85% of daily consumers list high upfront cost as the sole deterrent to buying EV। क्या बोला जा रहा है कि उनको सीएनजी और पेट्रोल क्यों पसंद है? क्योंकि सीएनजी और पेट्रोल पे क्या होता है, कम पैसे देने पड़ते हैं। यहां पे इसने क्या कहा, अगर उनको ईवी बाय करनी होगी तो उनको हाई अपफ्रंट कॉस्ट देनी है, रिगार्डलेस ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उनको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आई बात या नहीं आई समझ में बताओ? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वापस से बता रहा हूं, सुनो। रैशनल चॉइस क्या थी उनकी कि पेट्रोल और सीएनजी की कॉस्ट कम जाती है, ये थी, और इनको रिफिल करना आसान है, ठीक है, इसलिए वो लोग ये चुनते थे। अगर आप इसको वीक करना चाह रहे हैं तो वीक आप कैसे करोगे? आप बोलोगे कि हाई अपफ्रंट कॉस्ट है इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ठीक है, और चार्जिंग से उनको कोई मतलब नहीं। भाई चार्जिंग से ही तो उनको मतलब था, तभी तो वो लोग सीएनजी और पेट्रोल ले रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो। आई बात समझ में? बताइए। लॉजिकल क्वेश्चन है। अब देखो सी क्यों नहीं हुआ मैं बताता हूं। क्योंकि सी में आपने कहा रीसेल वैल्यू कम हो गई। पैसेज में हमने, अगर हम एक बार पैसेज को ध्यान से देखें तो पैसेज में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनका रीसेल मार्केट क्या है? इमेच्योर है, ठीक है। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि यार रीसेल की वजह से हमने वीक कर दिया इसकी रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस को हमने ऐसे वीक कर दिया कि इनको चार्जिंग से कोई मतलब नहीं, बल्कि चार्जिंग से तो मतलब है, तभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग नहीं ले रहे हैं, तभी तो सीएनजी उस पे जा रहे हैं। तो हम ये रिगार्डलेस ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा, यही बात गलत हो गई और हमें वीक करना था, तो ए आंसर आ गया, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन बनाओ। चार्जिंग ही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, आप उसी को हटा रहे हो तो वही गलत आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, दिल्ली के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आप ऑथर ने बता दिया कि वो क्या गलती कर रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि लॉजिकल फ्लो क्या है, मेन दिक्कत क्या है इसकी, जो इन्होंने पॉलिसी मेकर्स ने दिल्ली में जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें मेन दिक्कत क्या है, मैं पढ़ रहा हूं। फॉल्स इक्विवेलेंस, दे आर ट्रीटिंग कमर्शियल ड्राइवर एंड प्राइवेट ओनर्स एज हैविंग आइडेंटिकल फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। क्या पे फाइनेंस की बात करी हमने पूरे पैसेज में कि दोनों के पास सेम पैसा है? नहीं, पैसों की बात नहीं करी। दे बिलीव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर पॉपुलर सो दे टैक्स पेट्रोल कार टू प्रूव ईवी आर पॉपुलर? नहीं। दे एज्यूम दैट बिकॉज ईवी एडॉप्शन इज लो, उन्होंने ये सोचा ईवी एडॉप्शन लो है, कंज्यूमर्स आर स्टबर्नली रेजिस्टेंट रेदर देन स्ट्रक्चरली कंस्ट्रेंट। सुनो, उनको क्या लगा कि है ना, उन्होंने ये सोचा इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन कम है, तो जो कंज्यूमर्स हैं वो जानबूझ करके, मतलब जिद्दी पने से रेजिस्टेंट बने हुए, मतलब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जानबूझ कर नहीं लेना चाहते, ना कि स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट, रेदर देन स्ट्रक्चरली कॉन्स्टेंट। आपको फ्लो बताना है, फ्लो, फ्लो मतलब मिस्टेक बताना। तो जो दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने क्या मान लिया, उन्होंने ये सोच लिया कि उनको स्ट्रक्चरली कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब स्ट्रक्चरली इंफ्रास्ट्रक्चरली उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो जानबूझ करके जिद पकड़ के बैठ गए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लेंगे। यही तो उनका फ्लो था। भाई वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो इसका आंसर सी हो सकता है। दे आर अप्लाइंग द सक्सेस ऑफ द स्वीडिश मॉडल टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट विदाउट एडजस्टिंग फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं, अगर यहाँ पे विदाउट फॉर स्ट्रक्चरल होता, स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट, तब हमारा आंसर हो जाता। पॉपुलेशन की हमने बात नहीं करी। दे बिलीव दैट स्मॉल टैक्स टुडे विल इनएविटेबली लीड टू टोटल बैन ऑन इंटरनल कंबंशन इंजन। नहीं, ये भी नहीं लगा सकते अपन। सी आंसर इसका आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए।
वापस से बताऊं, सुनो सुनो, वापस से सुनो, बहुत आराम से सुनो। आपको ये बताना है दिल्ली के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें क्या दिक्कत है, दिक्कत बतानी। अब जो दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिंपली क्या करा था, हमने पढ़ा है ना, देखो हमने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पढ़ा है कि भाई दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, कहाँ गया यहाँ पे, ये देखो दी गवर्नमेंट एस्टीम, नहीं ये नहीं, हमने यहाँ पे आराम से पढ़ा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट सोच रही है, ये रहा, पॉलिसी दैट ट्रीट व्हीकल्स ओनरशिप एज अ मोरल फेलिंग टू बी पनिश्ड आर मोर लाइकली टू प्रोवोक बैकलेस देन बैक। ये भी नहीं, अब वो लाइन एग्जैक्टली वो लाइन नहीं मिल रही है, लेकिन हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि हम सेस बढ़ा देते हैं, अगर हम सेस बढ़ा देंगे तो उनको लगेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती पड़ रही है, वो ले लेते हैं अपन। जबकि इन्होंने ना तो पहले इन्होंने हमारे जो और जो दूसरी कंट्री है जो ग्लोबल एक्सपीरियंस कहता है, इन्होंने क्या करा था, पहले इन्होंने चार्जिंग नेटवर्क बनाए थे, मतलब पहले इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा, उसके बाद ये पेनल्टी लगाई। लेकिन इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं करा, सीधी पेनल्टी लगा दी। तो यहां पर हमने यही तो सीखा, कहां ये वाला क्वेश्चन, ये रहा, उन्होंने ये सोचा इलेक्ट्रिक एडॉप्शन लो है, कम है, तो इन्होंने सोचा कि जो कंज्यूमर है वो जानबूझ करके नहीं ले रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि स्ट्रक्चरली कॉन्स्ट्रेंट हो। तो फ्लो बताना था, कमी बतानी थी, कमी यही है स्ट्रक्चरली वो लोग कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट का मतलब स्ट्रक्चर कम है हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो सी आंसर का हो जाएगा। क्या अब आई बात समझ में, बताओ फटाफट बताओ तभी आगे बढ़े। अभी आई बात समझ में, लो कमी बतानी थी आपको कि पॉलिसी मेकर के अंदर क्या कमी थी, उनकी सोच में क्या कमी थी। उनकी सोच में यही कमी थी कि उन्होंने स्ट्रक्चर पे ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने सीधा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को छोड़ करके जितने भी व्हीकल्स हैं उन पे सेस बढ़ा दिया, यही कमी थी उनकी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एक्सपीरियंस बताओ, इसमें लीस्ट लाइकली वाला मतलब फॉल्स वाला आंसर बताओ। चलिए आ जाइए, देखो आपको ही बताना है ग्लोबल एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सी चीज गलत है। ठीक है, द ऑथर बिलीव दैट सीक्वेंस ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज द पॉलिसी देमसेल्फ। कह रहा है सीक्वेंस भी उतना इंपॉर्टेंट है जितने की पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है, सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है पहले तभी वो पॉलिसी काम करेगी, बिल्कुल सही है। द ऑथर इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब उसने इन्फ्लुएंस करा, एक्सप्लिसिट नहीं है, इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज मतलब इन्फ्लुएंस करा, ऑथर ने इन्फ्लुएंस करा कि दिल्ली करंट अप्रोच इग्नोर द एग्जिट रूट। हाँ सही बात है, दिल्ली ने एग्जिट रूट तो क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, उन्होंने पहले ही दरवाजे बंद कर दिए बिना एग्जिट रास्ते को खोले, तो ये वाली बात भी सही है। द ऑथर सजेस्ट दैट सक्सेसफुल ईवी नेशंस प्रायोरिटाइज मार्केट कंपटीशन एंड अवेलेबिलिटी बिफोर प्यूनिटिव टैक्सेशन, बिल्कुल सही है, पहले वो क्या करेंगे, पहले वो ऑप्शंस खोलेंगे तब जाकर के वो लोग प्यूनिटिव एक्शन लेंगे। दी ऑथर इन्फर, ऑथर ने इन्फर करा कि स्वीडन एंड नॉर्वे सक्सीड प्राइमरली बिकॉज, प्राइमरली का मतलब क्या है, मेनली बिकॉज देयर पॉपुलेशन आर वेल्थियर देन दिल्ली, वो अमीर हैं दिल्ली से, ये वाली बात हम नहीं बोल सकते। दी ऑथर कंसीडर द क्रिएशन ऑफ चार्जिंग नेटवर्क अ प्रीरिक्विजिट फॉर मोरल लेजिटिमेट इन टैक्सिंग कन्वेंशनल कार। कहा जा रहा है कि आप पहले चार्जिंग नेटवर्क लगाइए, ये प्री रेक्विजिट है, मतलब पहले ये जरूरी है, इससे पहले कि आप कन्वेंशनल कार्स पे टैक्स लगाएं। बाकी सब कुछ सही है, वेल्दियर वाली बात गलत है क्योंकि ये बात हमने नहीं पढ़ी पैसेज में। आ गया आंसर, आई बात समझ में। अब आंसर क्यों आया, क्योंकि आपने क्वेश्चन को आराम से समझ लिया, ग्लोबल एक्सपीरियंस को आपने पढ़ा था। एक भी लाइन आप मुझे बता दो डायरेक्ट पैसेज से लिखी हुई हो तो, एक भी लाइन। यहां पर देखो ऑथर ने कुछ इन्फ्लुएंस करा, हाँ ये इन्फ्लुएंस आ रहा था लेकिन डायरेक्ट ये नहीं लिखा था, तो आप देख सकते हो लेवल क्या है क्वेश्चंस का, और ये क्वेश्चंस ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं मेंस में। तो अगर सिंपल लाइन वाले क्वेश्चन आएंगे वो तो आप लोग यूं ही बना लो, उसकी तो प्रैक्टिस ही करने की जरूरत नहीं है आपको,
लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो भी आप लोग बना लेंगे। हो सकता है आपसे अभी क्वेश्चंस ना बने, लेकिन धीरे धीरे आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अभी मैं भी रेगुलर नहीं हूँ, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप रेगुलर होंगे, जब मैं भी रेगुलर होऊंगा, आप रेगुलर हो सकते हो। पुरानी क्लासेस पढ़ी हैं वो देख लो, जब मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ। तो कल क्लास नहीं होगी आपकी, है ना, कल मैं क्लास नहीं लूंगा, कल मैं एक दिन रेस्ट रखूंगा, फिर मैं परसों क्लास लूंगा। इसका आंसर दो। मिडिल इनकम हाउस होल्ड में हार्दिक फरवरी में, संगीता फरवरी में। हाँ भाई बताओ, आपको बताना है। देखो सुनो, मिडिल इनकम हाउस होल्ड के रैशनल चॉइस में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, इधर आ जाओ। मिडिल इनकम, मिडिल इनकम, मिडिल इनकम कहीं तो पड़ी थी, मिडिल इनकम। एक बार मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, वैसे तो अपन ने पढ़ लिया है। ये रहा, देखो, फॉर मिडिल इनकम हाउस होल्ड बाइंग टू व्हीलर्स और स्मॉल कार, दिस टैक्स इज नॉट अ बिहेवियरल नज, इट इज प्राइस शॉक। ये प्राइस शॉक है, क्योंकि जो कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, जो डिलीवरी फ्लीट्स हैं, और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, दिस फंक्शंस लेस एन इंसेंटिव मोर अ पेनल्टी, पेनल्टी का काम कर रहे हैं। तो अब आपको ये बताना है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। चलो एक बार पढ़ते हैं, वैसे अपन ने पूरा पैसेज पढ़ लिया है, मुझे लगता है कि आंसर आ जाएगा। मिनिमाइजिंग अपफ्रंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। सुनो 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 सुनो, आपको है ना रैशनल चॉइस बतानी है, मतलब उनकी रैशनल चॉइस, जो मिडिल इनकम लोग हैं वो क्या चीज, मतलब बाय करते समय क्या क्या चीज वो ध्यान में रखते हैं। बाय करते थे, तो बाय करते टाइम वो मिनिमाइजिंग अपफ्रंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपफ्रंट में जो पैसा देना होता है कम देना होता है। हाँ सर, ये तो इन्वॉल्व। क्या वो प्रायोरिटाइज करते हैं लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल हेल्थ को, क्या वो एनवायरमेंटल हेल्थ, क्या वो एनवायरमेंट का ई भी सोचते हैं। जो लोग बाय करने जा रहे हैं वो एनवायरमेंट का ई भी नहीं सोचते, हटा इसको। हमें एज पर दी पैसेज बताना है, एज पर दी पैसेज। क्या हमने पढ़ा कि जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेने जा रहा है वो एनवायरमेंट का सोचेगा, पैसेज में पढ़ा नहीं पढ़ा। रिलायंस ऑन इस्टेब्लिश रीसेल मार्केट, क्या वो रीसेल मार्केट को सोचते हैं। हाँ, उनको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रीसेल मार्केट है वो इमेच्योर है, सोचते हैं। हाँ सर सोचते हैं। एक्सेस टू यूबिक्विटस रीफ्यूलिंग नेटवर्क, क्या वो रीफ्यूलिंग नेटवर्क को सोचते हैं। हाँ सोचते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। आई बात समझ में, बताओ। ये था हमारा क्वेश्चन, ये थी हमारी क्लास। उम्मीद करता हूं आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत शानदार लगा होगा, मजा आया होगा। और आप लोग एक कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे आपको आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा। कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, है ना, एक दिन क्लास एक दिन नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि एक दिन में मुझे अभी पेड क्लास की भी तैयारी करनी है। और आप देख रहे होंगे मैं बार बार बैठ रहा हूँ। अगर आप मेरी हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री बोल रहा हूँ मैं मेरी, जब से मुझे लगी नहीं थी उससे पहले की, मैं कभी भी क्लास में नहीं बैठा। चाहे 4 घंटे की मैराथन होती थी ना, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो अभी भी होंगे यहाँ पर कुछ, मैं 4 क्या 5-5 घंटे की क्लास में कभी बैठा नहीं चेयर पे। लेकिन आज मैं 1.5 घंटे की क्लास में, 1 घंटे की क्लास में मैं 3-3 4-4 बार बैठ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है अभी जो रिकवर नहीं हो पाया। मैं पूरी कोशिश करूंगा रिकवर होकर आऊं, लेकिन उसके लिए मुझे भी कुछ प्रिकॉशंस अपनाने पड़ेंगे, है ना। चलिए, अच्छा सुनिए, अब ये तो खैर पोस्टर मेरे पास न्यू पोस्टर नहीं था, ये तो पुराना हो गया है। मैं आपको सीधा वेबसाइट पे लेकर के चलता हूँ। अभी जो ऑफर चल रहे हैं वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। लर्निंग नीति पे आप लोग आ जाइए। ये आपके सामने एक न्यू पोस्टर है, ठीक है। तो अगर आप इस पोस्टर में देखेंगे तो अभी 40% का डिस्काउंट चल रहा है सभी लर्निंग नीति के कोर्सेज पे। कोई भी कोर्स अगर आप लें तो अगर आप इसको बंद कर, हाँ, अगर आप देखेंगे तो ये प्राइजेस हैं, ये सारी प्राइजेस आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर आप एलीट लेते हैं तो वो 2399 का पड़ जाएगा। अगर आप इंग्लिश का बैच देखेंगे तो वो 839 का पड़ जाएगा। सभी की प्राइजेस यहाँ पे लिखी हुई हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो ये नंबर आपको दे रखा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अच्छा, कोड जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, ध्यान से देखिएगा, study40। ये कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा learningnity.com पे।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक से जाकर के बाय कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको दिखा दी हैं क्योंकि मेरे पे पोस्टर नहीं था, ये सब कुछ आपका रहेगा। ठीक है, चलिए दैट्स इट। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।